हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुनिया का वन ऑफ द वेल नोन एंड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट मोदी गवर्नमेंट की जम के तारीफ करता है, जहां पर वो ये बोलता है कि जो पॉलिसी चेंजेस मोदी गवर्नमेंट ने किया है वो अभी ऐसे टफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर रहा है। और ये जो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने मोदी गवर्नमेंट की तारीफ की है, उनका नाम है नोरियाल रूबिनी। जी हाँ, ये वही नोरियाल रूबिनी है जिन्हें फाइनेंस की दुनिया में डॉक्टर डूम के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें डॉक्टर डूम इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि इन्होंने 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था या 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसको 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और रिसेंटली इन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी में एक और क्राइसिस आने का प्रेडिक्शन भी किया था। एज अ रिजल्ट उन्होंने बोला था कि स्टॉक मार्केट अप टू 30% करेक्ट हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन भी किया था और 6 दिन पहले हमने वो वीडियो भी अपलोड किया था। और बाय चांस अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी रिसेंट टाइम्स में नोरियाल रूबिनी एक और प्रेडिक्शन करते हैं और उस प्रेडिक्शन में वो ये बोलते हैं कि जो आने वाला टाइम है वो दुनिया के जो लीडिंग इकोनॉमीज है उनके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है, बट एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री, और वो कंट्री है इंडिया। तो अभी नोरियाल रूबिनी ऐसा क्यों सोचते हैं और वो इंडिया को एज अ एक्सेप्शन क्यों मानते हैं, और जो आने वाला ट्रबल्ड टाइम्स है उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर कम क्यों पड़ सकता है, उसके पीछे का उनका रीजनिंग क्या है, वो उसके बारे में भी बताते हैं। और वो डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है और उस मेहनत के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी प्रेजेंटली ये बोला जाता है कि जो 4 मेजर ग्लोबल ट्रेंड्स हैं वो न्यू इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर करता है। जहां पर पहला ट्रेंड है डेमोग्राफिक्स, दूसरा है डिजिटलाइजेशन, तीसरा है डीकार्बनाइजेशन और फोर्थ है डी ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक्स इंडिया को कैसे फेवर करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया का जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो यंगर पॉपुलेशन है। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो इंडिया में जो डिजिटल मूवमेंट है वो अभी अपने पीक पे चल रहा है। और यही नहीं, इंडिया ने डीकार्बनाइजेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस देने का वादा किया है। एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट कमिटमेंट इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स भी सेट करके रखे हैं। और बाय चांस अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स में रुचि रखते हैं तो हमने कुछ टाइम पहले 2 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर पहला डिस्कशन हमने async.com पे पोस्ट किया था। और जो 4 ग्लोबल ट्रेंड्स है जो इंडिया के फेवर में काम कर रहे हैं उसमें से एक पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में नोरियाल रूबिनी इंडिया की जम के तारीफ करते हैं और वो ट्रेंड है डिजिटलाइजेशन का। क्योंकि इंडिया ने इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था उसको उन्होंने बिल्ड किया। और नोरियाल रूबिनी यहां पर स्पेसिफिकली ये हाईलाइट करते हैं कि पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन गवर्नमेंट ने जो यूपीआई, आधार और भीम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है वो बहुत सारे एप्स और टूल्स को एनेबल करता है फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज और ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और वो ये भी बोलते हैं कि इंडिया का जो मॉडल है वो चाइना से भी बेटर है क्योंकि चाइना में सारा डेटा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। और नोरियाल रूबिनी ये तक बोल देते हैं कि इंडिया का जो मॉडल है वो यूएसए से भी बेटर है क्योंकि यूएसए में जो सारा डेटा होता है उसको यूएसए के कुछ बहुत ही गिने चुने बड़े टेक कंपनीज या टेक फर्म्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन अभी नोरियाल रूबिनी और बहुत सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स है जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, वो सब ऐसे टफ टाइम्स में इंडिया के ऊपर पॉजिटिव होने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली पॉलिसी चेंजेस किया है वो अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स यील्ड करना शुरू कर रहा है। और इन्हीं सारे पॉलिसी चेंजेस की वजह से ही नोरियाल रूबिनी ने मोदी गवर्नमेंट की तारीफ की है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो 31 मार्च को मोदी गवर्नमेंट ने एक नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिलीज किया था। और अभी गवर्नमेंट ने ये जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाया है उसके पीछे का मेन एजेंडा या रीजन ये था कि वो इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है उसे बाय 2030 $2 ट्रिलियन तक ग्रो करना चाहते हैं। और इस पॉलिसी की खास बात यह है कि ये ट्रेड पॉलिसी इंटरनेशनल ट्रेड्स करने के लिए इंडियन रुपी को एज अ करेंसी यूज करने के लिए पुश करता है। क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड है वो डॉलर डिपेंडेंट है। और अभी डॉलर चाहे कुछ भी रीजन की वजह से महंगा हो जाए, चाहे वो रीजन इंडिया से रिलेटेड हो या इंडिया से ना रिलेटेड हो, तब भी इंडिया को यहां पर भरपाई करना पड़ता है और सफर करना पड़ता है। यानी सिंपल सी बात है, अभी मान लीजिए अगर हम एप्पल इंपोर्ट करते हैं और हर एक एप्पल इंपोर्ट करने के लिए हम $1 पे करते हैं और अभी मान लेते हैं $1 का प्राइस 80 रुपीज है, तो अभी मान लेते हैं कुछ दिनों बाद अगर $1 का प्राइस 100 रुपए हो जाता है चाहे कोई भी रीजन की वजह से, तो अभी हमें वही सेम एप्पल इंपोर्ट करने के लिए हम $1 ही पे कर रहे हैं, लेकिन इंडियन रुपीज में पहले हम 80 रुपीज पे कर रहे थे, अभी हम 100 रुपए पे कर रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने से और इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड्स में ज्यादा पुश करने से इंडिया का ज्यादा फायदा होगा। और अभी ये जो एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी है और ये जो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इसको फुल स्ट्रेच लेवरेज करने के लिए और इंडियन रुपी को जितना हो सकता है उतना इंटरनेशनल ट्रेड्स में पुश करने के लिए
मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हमें सामान एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले हमें उन्हें हमारे देश में प्रोड्यूस भी करना होता है, और इसी प्रोडक्शन को पुश करने के लिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया गया था। एंड ऑफ कोर्स जब आप मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स का जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, और उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो इमीडिएट नहीं होते बल्कि लॉन्ग टर्म होते हैं। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जहां पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अभी भी इंप्लीमेंटेशन फेज में है। कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर ये इंप्लीमेंटेशन स्लो चल रहा है, कुछ सेक्टर्स में ये इंप्लीमेंटेशन फास्ट चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जहां पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है वो बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और ऐसा ही एक सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस की मदद से एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो 2022 और 2023 में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो ऑल टाइम हाई पे था, जहां पर इंडिया के डिफेंस सेक्टर ने अराउंड 15,920 करोड़ के एक्सपोर्ट किए थे। और इसको अगर आप 2016 और 17 के कंपैरिजन में देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो 10 गुना बढ़ गए थे। और अभी इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो यहीं पर रुकना नहीं चाहता है, वो बाय 2024 और 2025 इंडिया का जो एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको $5 बिलियन तक पहुंचाना चाहता है। यानी प्रेजेंटली जो 15,920 करोड़ का एक्सपोर्ट है उसको बाय 2024 एंड 2025 वो अराउंड 41,000 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी बाय 2025 इंडियन डिफेंस के जो एक्सपोर्ट्स है वो अराउंड 2.5 टाइम्स बढ़ने वाला है। यानी सिंपल वर्ड्स में इंडियन डिफेंस का एक्सपोर्ट डबल से भी ज्यादा होने वाला है बाय 2025। और अगर आप इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी और आर्म्स के बायर्स देखें तो उसमें इटली शामिल है, श्रीलंका है, मालदीव्स, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस, इजिप्ट, इजराइल, भूटान, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूथोपिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन, चिली, ऐसे कई सारे देश हैं। तभी एक ऑब्वियस सा सवाल ये भी आता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर का एक्सपोर्ट मार्केट अगले 2 से 3 सालों में डबल से भी ज्यादा बढ़ने वाला है तो उस सेक्टर में काम करने वाले कंपनीज का जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट्स है वो भी डबल होना चाहिए। और अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट्स डबल से भी ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगा। और स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक प्राइस कैलकुलेट करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टॉक प्राइस इज इक्वल्स टू अर्निंग्स पर शेयर इनटू प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, उसके हिसाब से अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और इस इक्वेशन में अगर अर्निंग्स पर शेयर डबल होता है तो यहां पर स्टॉक का प्राइस भी डबल होना चाहिए। तो अभी हम डिफेंस सेक्टर के एक ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको इंडिया के डिफेंस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट मार्केट है इन द नेक्स्ट 3 इयर्स डबल से भी ज्यादा ग्रो होने का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एम स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एक मीरा एसेट्स का कंपनी है जो अभी आपको ब्रोकरेज और डीमैट चार्जेस लाइफ टाइम के लिए फ्री करने का ऑप्शन देता है। जहां पर अगर आप वन टाइम 999 रुपीज अकाउंट ओपनिंग फीस और 999 रुपीज डीमैट चार्जेस पे करेंगे तो आपका ब्रोकरेज और डीमैट चार्जेस लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंट्राडे, एफएनओ, डिलीवरी, आईपीओ, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। और वही अगर कोई सिर्फ अपना ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए फ्री करवाना चाहता है तो वो वन टाइम 999 रुपीज पे कर सकता है और उसके बाद ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंट्राडे, एफएनओ, आईपीओ, डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा उसका ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। और यही नहीं, अभी एम स्टॉक प्लेटफॉर्म पे मोर देन 1.8 लाख यूजर्स है और इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक मोर देन 8.5 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स हो चुके हैं। तो मैंने एम स्टॉक का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपना ब्रोकरेज और डीमैट चार्जेस लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हम जिस डिफेंस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो डिफेंस कंपनी एक स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है जो एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उनका रिपेयर और मेंटेनेंस भी करता है। और ये कंपनी एक कोर एविएशन इक्विपमेंट सप्लायर है और इंडिया का जो डिफेंस प्रोग्राम है उसके लिए ये कंपनी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये कंपनी इंडियन डिफेंस प्रोग्राम में एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। क्योंकि ये कंपनी इंडिया का अकेला कंपनी है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड है और उन एयरक्राफ्ट्स का जो मेंटेनेंस और रिलेटेड सर्विसेज है ये प्रोवाइड करने वाला ये इंडिया का अकेला कंपनी है। और ये कंपनी रिसेंटली इन्वेस्टर्स के नजर में इसलिए आया था क्योंकि ये बोला जाता है कि अगले 5 सालों के लिए इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सिक्योर्ड है। यानी आने वाले 5 सालों में कंपनी कितना रेवेन्यू कमा सकता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नजर इस कंपनी पे रिसेंटली गया था। क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी का जो लास्ट ईयर का सेल्स था वो अराउंड 25,994 करोड़ के आसपास था। लेकिन वही अगर आप कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे, यानी वो ऑर्डर्स जो कंपनी आने वाले सालों में एग्जीक्यूट करेगा जिसकी वजह से कंपनी को रेवेन्यू आएगा या पैसा आएगा, उन ऑर्डर्स का वैल्यू एज ऑन अगस्त 2022 अराउंड
85,000 करोड़ के आसपास था और उसके साथ साथ 45,000 करोड़ के ऐसे ऑर्डर्स भी थे जो फाइनलाइजेशन के एडवांस्ड स्टेजेस पे थे। तो अभी इस कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यूज के ऊपर इतना ज्यादा क्लैरिटी होने की वजह से ही इस कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के नजर में आया था। और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज इस कंपनी के साथ ये भी है कि जो बड़े बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी इसके ऑर्डर बुक में पड़े हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी खुद ही अपने आप फंड्स जुटाने के लिए भी केपेबल है। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज के पास ऑर्डर तो भर भर के होते हैं लेकिन उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी के पास कैपिटल नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको कोई ऑर्डर देगा तो वो अपफ्रंट पेमेंट तो नहीं करेगा, पहले कंपनी को खुद अपना पैसा डालना होगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होगा और उसके बाद जब डिलीवरी होगा तब कस्टमर्स कंपनी को पैसा देते हैं। और इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी का ऑर्डर बुक देखते हैं और ऑर्डर बुक के बेसिस पे अगर आप कंपनी को जज करना चाहते हैं तो वहां पर यह भी चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ऐसे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में केपेबल है या नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी है जिसका नाम है सुज़लोन एनर्जीज लिमिटेड और इस कंपनी के पास अगर आप देखें तो 2017, 18 और 19 के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऑर्डर्स थे लेकिन कंपनी के पास ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे नहीं थे। और सिर्फ सुज़लोन एनर्जी ही नहीं, ऐसे कई सारे कंपनीज हैं मार्केट में जिनके पास ऑर्डर्स तो है लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने के पास उनके पास कैपिटल नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अभी सुज़लोन एनर्जीज के बारे में सिर्फ एक लाइन सुन के कंपनी को जज मत कीजिए। इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो डाला है, अगर आपको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप इस कंपनी के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। लेकिन वही अगर आप इसके कंपैरिजन में कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट्स है अगर आप उसको देखेंगे तो कंपनी के पास अराउंड 16,783 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है और 14,703 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेंटरी है। और कंपनी के पास ये जो इतने बड़े कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेंटरी है इसको इस्तेमाल करके कंपनी आसानी से फेजेस में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकता है और अपना कैपिटल रोटेट कर सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है और अगर ये कंपनी और भी तेजी से अपना ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करना चाहता है और ग्रो होना चाहता है तो इसके पास एडिशनल फंड्स रेज करने के प्रोविजंस भी है। क्योंकि अगर कोई डेट फ्री कंपनी कुछ लेवरेज लेना चाहे तो डेफिनेटली उसको ये लेवरेज आसानी से मिल सकता है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप HAL के नाम से भी जानते होंगे। और HAL में रिसेंटली कुछ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, जहां पर रिसेंटली HAL ने सफरान ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है एक जॉइंट वेंचर सेटअप करने के लिए, जिसके जरिए वो हेलीकॉप्टर इंजन के डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स और सपोर्ट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ HAL ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ भी एक MOU साइन किया है टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स इनटू मल्टी मिशन टैंक एयरक्राफ्ट्स। और HAL ने और जीरो आविया ने रिसेंटली एक डेवलपमेंट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके जरिए वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डेवलप करने वाले हैं जो 19 सीटर के डॉनियर 288 एयरक्राफ्ट उड़ाने के केपेबल है। और रिसेंटली HAL ने रिंग फोर्जिंग्स का अपना जो पहला बैच है उसको GE एविएशन को सप्लाई किया, जो वो अपने लीप इंजन प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो लीप इंजन है ये एयरबस A320 नियो फैमिली और बोइंग 737 मैक्स को पावर करेगा और ये दोनों ही एयरक्राफ्ट दुनिया के मोस्ट प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट्स में गिने जाते हैं। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो HAL के लिए जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो HAL का 1% से भी कम रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट मार्केट में HAL के लिए जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। एंड ऑफ कोर्स अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था कि कैसे गवर्नमेंट का जो विजन है वो कैसे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर रहा है और कैसे इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। और इसी का फायदा लेते हुए रिसेंटली HAL ने एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किया है, जैसे कि उन्होंने रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके जरिए वो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को मॉरिशस पुलिस फोर्स के लिए सप्लाई करेंगे। और उसी तरीके से HAL ने रिसेंटली नाइजीरियन आर्मी एविएशन के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर पायलट्स। एंड ऑफ कोर्स अभी अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखेंगे तो HAL अपना जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या LCA है उसको फॉरेन मार्केट में पुश करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स कुछ टाइम पहले ऐसा भी लग रहा था कि जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है वो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को इंडिया से खरीदेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में पासा पलट जाता है और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स इंडिया के बदले वो साउथ कोरिया से उनके एयरक्राफ्ट्स खरीद लेता है। बट हैविंग सेड दैट HAL का जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके लिए आने वाले टाइम में और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे और देखते हैं कि अभी इंडिया जिस तरीके से इन एयरक्राफ्ट्स को फॉरेन मार्केट में पुश कर रहा है उसका रिजल्ट्स आने वाले टाइम में क्या होता है। और उसके साथ साथ अभी HAL अपने एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा फॉरेन मार्केट में पुश करने के लिए वो बहुत सारे ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कर रहा है, जिसके जरिए वो अपना एक्सपोर्ट मार्केट और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सके। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो HAL स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अराउंड 15.3 के आसपास है और वही लास्ट ईयर सेम अप्रैल मंथ के महीने में उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अराउंड 15.6 के आसपास था। अप्रैल 2021 में 12.2, अप्रैल 2020 में 6.7
10.7 ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड क्रैश, और वही अप्रैल 2019 में 11.1 और अप्रैल 2018 में अराउंड 16.7 के आसपास था। एंड ऑफ कोर्स अभी जिस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे एचएएल का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसके बेसिस पे कुछ लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में करेक्शन होना चाहिए, और वही कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसके ऊपर क्लैरिटी ज्यादा होने की वजह से इस स्टॉक में करेक्शन होने के पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। लेकिन आपके ओपिनियन में आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और उसके साथ साथ अगर आप कंपनी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में या वीकनेस के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो मेनली डिपेंडेंट है कि जो हमारे देश का बजट होता है उसमें कितना अलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए दिया जाएगा। अगर आने वाले टाइम में मान लीजिए अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो बजट अलोकेशन दिया जाता है उसमें अगर रिडक्शन किया जाता है या वो कम हो जाता है तो एचएएल का जो कैश फ्लो है वो भी कम हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, प्रेजेंट सिनेरियो अगर आप देखें तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, और दोनों ही फ्रंट्स पे इंडिया को एग्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंस का जो बजट है वो कम होने का चांसेस बहुत कम है। बट स्टिल रिस्क इज अ रिस्क, जिसकी वजह से हमने इसको लिस्ट में इंक्लूड किया है। और उसके बाद दूसरा रिस्क है गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंजेस। अगर मान लीजिए कल डिफेंस के पॉलिसीज में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं तो हो सकता है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट एचएएल के ऊपर भी पड़े। और उसके बाद तीसरा रिस्क है गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट्स, क्योंकि अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है वो अपने एसेट्स को बेच के फंड्स रेज कर रहा है, एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट अपना स्टेक ओपन मार्केट में बेचने आता है तो इसकी वजह से शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। और ऐसा ही एक न्यूज मार्च 23, 2023 को आया था, जहां पर यह बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट अपना 3.5% स्टेक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बेचने वाला है, और गवर्नमेंट अपना शेयर्स ओपन मार्केट में बेचने वाला है या वो ये शेयर्स किसी इंस्टीट्यूशंस को बेचने वाला है, अभी भी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। एंड हैविंग सेड दैट, अगर आप कंपनी का लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर होल्डिंग है वो 75.15% से कम होकर अभी 71.65% के आसपास है। एफआईएस का होल्डिंग 5.56% से बढ़ के 9.07% हुआ है, और डीआईएस का होल्डिंग 15.71% से घट के 13.93% हुआ है, और वही पब्लिक का होल्डिंग 3.58% से बढ़ के 5.34% हुआ है। एंड ऑफ कोर्स एचएएल के साथ साथ इंडिया के जो टॉप 10 डिफेंस कंपनीज है उनका नाम हमारे ज्वाइन बटन मेंबर्स के लिए कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया जाएगा। अगर आप चाहे तो उन सारे स्टॉक्स को भी जाके चेक कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि क्या एचएएल को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है या नहीं खरीदा जा सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उसके साथ साथ आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करने के लिए रिमाइंड करना चाहूंगा, और उसके साथ साथ एम स्टॉक का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए अपना ब्रोकरेज और डीमैट चार्जेस बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो